और इधर आज मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कल मनीष सिसोदिया की दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी होगी। एक साथ 2 एजेंसीज की अर्जी लगी है। सीबीआई के केस में अगर सिसोदिया को जमानत मिल भी गई तो ईडी रिमांड मांग लेगी। मतलब मनीष सिसोदिया के जल्द तिहाड़ से निकलने के आसार लग नहीं रहे। केजरीवाल को भी इसी बात का डर सता रहा है, इसीलिए केजरीवाल ने अभी से कहना शुरू कर दिया, बड़ी साजिश हो गई। सिसोदिया तो लंबे समय के लिए जेल गए, क्योंकि इससे पहले सत्येंद्र जैन जो जेल गए थे वो 9 महीने से बाहर नहीं आए हैं। और केजरीवाल के एक और सहयोगी, करीबी दोस्त की बेटी को भी जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। 24 जैसे जैसे नजदीक आएगा, क्या तिहाड़ में धीरे धीरे नेता बढ़ते जाएंगे? शुरुआत अभी केजरीवाल की पार्टी से हुई है। नो स्टेट, नो बैटल ग्राउंड, नो सियासी दुश्मन, 9 दस्तखत और टारगेट एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार पर वार हुआ है। इसके बाद मोदी विरोध का नया अलायंस तैयार हुआ है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, कोलकाता से लेकर केरला तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर पंजाब तक मोदी पर सीधा प्रहार हुआ है। किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो, लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। The mother of democracy, but he is the grandfather of hypocrisy. देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है और ये 2 इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। क्या डायलॉग था वो डॉन में? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोदी को पकड़ना जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तुम्हारे लिए। लेकिन अब टीम मोदी की तरफ से वार हुआ है। जिन जिन राज्यों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए हैं, सीबीआई और ईडी को सियासी बदला लेने वाला मोदी सरकार का टूल बताया है। बीजेपी ने इन नेताओं को कड़ा जवाब देने का बड़ा प्लान बनाया है। करप्शन पर मोदी की टीम उन्हीं के घर में घुसकर उन्हें जवाब दे रही है। दिल्ली में मनोज तिवारी को जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, जम्मू और कश्मीर में रविंद्र रैना, केरल तेलंगाना में संजय बंडी, बिहार में संजय जायसवाल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जवाब देने की बीजेपी ने अलग से तैयारी की है। 9 राज्यों के विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए ये आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त होकर उनके लोगों पर छापे डाल रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन दलों की रणनीति थी कि छापेमारी के खिलाफ अपने अपने राज्य में अपने को लेकर एक सहानुभूति का भाव पैदा किया जाए। बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है। पार्टी ने इन सभी राज्यों में अपने प्रदेश के नेताओं को ये कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बाकायदा जनता को बताएं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। जांच एजेंसियों के काम में दखल नहीं दिया जाता। जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अब सवाल है कि कट्टर ईमानदार है कौन? क्या कट्टर ईमानदार नारा लगाने वाले केजरीवाल हैं? अगर केजरीवाल हैं तो शराब घोटाले में उनके डिप्टी और हवाला के मामले में हेल्थ मिनिस्टर जेल में क्यों हैं? क्या कट्टर ईमानदार उद्धव और शरद पवार हैं? अगर इतने ईमानदार हैं तो उनके खास संजय राउत पर जमीन घोटाले और हवाले के पैसे के गड़बड़ी के आरोप क्यों लगे? पवार की पार्टी के नेता नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और जमीन खरीदारी के मामले में जेल क्यों गए? और उनके वित्त मंत्री अनिल देशमुख उगाही के मामले में क्यों फंसे? क्या कट्टर ईमानदार केसीआर है? अगर ईमानदार हैं तो बेटी कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले में क्यों आया? क्यों ईडी पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है? भारतीय जनता पार्टी का अभी पूरा एक मार्केटिंग सिस्टम ये है कि पहले सौरव जी को बोलेंगे कि इन्होंने करप्शन किया है। कौन बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे। बाद में एक एजेंसी आएगी, सौरव जी पे एक केस बनाएगी, फिर दूसरी एजेंसी आएगी, आपको बुलाएगी, तीसरी एजेंसी आएगी, लेकिन चौथा बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी आएगा। वो कौन है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसमें सौरव जी के फ़ोटो निकाल के सेम स्क्रिप्ट हज़ारों अकाउंट में डाल के पूरे जनता में आपको बदनाम करेंगे। 1 साल के बाद सब लोग भूल जाएंगे, तब तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये एक इनका पूरा इकोसिस्टम है। ये तेलंगाना का इलेक्शन अभी दिसंबर में है, तो इन्होंने 1 साल पहले शुरू कर दिया
तो ये लगातार करते रहेंगे। आप सोच लीजिए सौरव जी, ये मेरा जो इन्होंने ईडी को बुलाना, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। टीवी सीरियल के जैसा ये इलेक्शन तक खींचेंगे। तेलंगाना इलेक्शन के बाद में ही ये मुद्दा ख़त्म होगा। ये क्लैरिटी तेलंगाना के लोगों में है, तेलंगाना के पॉलिटिशियंस में है, हम भी जानते हैं। रैली हमने जो अभी खम्मम में किया, उन सब के सीट गिन लीजिए, कांग्रेस से ज़्यादा है हमारे सीट। जो भी सिर्फ वहाँ पे थे, जो अभी नहीं आए, वो अप्रैल 14 को और लोग आने वाले हैं। तो उन सब के सीट आप देखेंगे तो 55 से ज़्यादा है हमारे। कांग्रेस पार्टी बोलती है कि जो लोग खम्मम के मंच पर आए थे पार्टीज, आप उनकी बात हाँ, बस उन्हीं की बात, फिलहाल उन्हीं की बात कर लीजिए। और बाकी जो नहीं आ पाए फिर वो भी आ जाएंगे, उन सबको मिला के देख लीजिए। तो कांग्रेस से बढ़कर तो सीट है। आप बीजेपी को भी दूर रखना चाहती है, कांग्रेस को भी दूर रखना चाहती है? आइडियली दैट इज द आइडिया, बट when it keeps coming near to the election, we will see how it goes. सुबह से लेकर शाम तक कविता मोदी सरकार को कोस रही थीं। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का पाठ पढ़ा रही थीं। खुद को मोदी सरकार के सियासी बदले का शिकार बता रही थीं। लेकिन देर शाम तक उनकी टेंशन तब बढ़ गई जब खबर आई कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया घोटाले से जुड़े कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए, और ये वही सवाल हैं जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखे हैं। ईडी की चार्जशीट में क्या है? आबकारी नीति में जानबूझकर कमियां रखी गईं। कमियों का फायदा उठाकर आपके लिए चंदा जुटाना इनका मकसद था। शराब के थोक विक्रेताओं को 12% का मार्जिन दिया गया। 12% मार्जिन में आधा यानी 6% आपके नेताओं को मिला। अपने पसंदीदा कारोबारियों को दिल्ली सरकार ने फायदा पहुंचाया। सरकार के पसंदीदा कारोबारी को 14 करोड़ बोतल बेचकर 192 करोड़ का मुनाफा दिलाया। शराब कारोबारियों का कार्टेल, ये सब विजय नायर के आदेश पर चल रहा था। विजय नायर ने कुछ कारोबारियों पर दबाव बनाकर लाइसेंस सरेंडर कराया। अब विजय नायर आपका साधारण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि केजरीवाल का करीबी है। केजरीवाल के कैंप ऑफिस में काम करता था। मंत्री कैलाश गहलोत के आवास में रह रहा था। विजय नायर को आपके लिए 100 करोड़ की रिश्वत मिली थी। ये सारी रिश्वत साउथ ग्रुप से मिली थी। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी इसी में शामिल है। घोटाले की वजह से सरकार को 581 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। क्रेडिट नोट के जरिए इकट्ठी की जाती थी रिश्वत की रकम। आबकारी नीति मंत्रियों ने पहले तय की थी। एक्सपर्ट कमेटी का गठन दिखावा था। बड़े पैमाने पर डिजिटल एविडेंस को नष्ट किया गया। शराब घोटाले से जुड़े ज्यादातर बड़े सबूत मोबाइल फोन में थे। जांच शुरू होने के बाद 36 आरोपियों ने 170 फोन नष्ट कर दिए। ज्यादातर आरोपियों ने अपने लैपटॉप मई 2022 से अगस्त 2022 के बीच तोड़े। मनीष सिसोदिया ने 14 अलग अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। 17 मोबाइल फोन्स को रिकवर करने में ईडी कामयाब रहा। समीर महेंद्रू ने 5 महीनों में 4 बार फोन बदले। सच बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही नेता को लंबा और हमेशा के लिए नाप दिया है। सत्येंद्र जैन पहले ही तिहाड़ जेल में है, अब उनका साथ देने के लिए मनीष सिसोदिया जी पहुंच चुके हैं। लगातार शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार होता रहा। अरविंद केजरीवाल या तो सब जानते थे या जानकर सब कुछ होते हुए देखते रहे, जिसका अंजाम आज मनीष सिसोदिया को भुगतना पड़ रहा है। कहा जा रहा है तिहाड़ जेल में उनकी हत्या करवा दी जा सकती है, लेकिन उसका आधार कुछ नहीं बताया जा रहा कि कौन लोग हत्या कराएंगे, क्यों कराएंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं। ये खतरा अगर उन्हें किसी से है तो किसी दूसरे से नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल जी से है। वहीं सत्येंद्र जैन आपने देखा, रेप के एक आरोपी जिसका नाम रिंकू बताया जाता है, उनसे मसाज कराते हुए इसी जेल में तिहाड़ में पाए गए हैं। और आज मनीष सिसोदिया पूरी तरह से शिकंजे में है। और मुझे लग रहा है ईडी और सीबीआई शराब के इस भ्रष्टाचार में पुख्ता सबूतों के आधार पर उम्मीद करते हैं अपनी साख को बचाते हुए निष्पक्षता से त्वरित इस जांच को पूरा करेगी और दोषी करार, अगर दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन इसे राजनीतिक हथकंडा बनाकर बचने और बचाने का प्रयास ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। वो मनीष सिसोदिया, वो अरविंद केजरीवाल जो हर 4 दिन बाद आकर के अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, हर 4 दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है, और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी
यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है दोस्तों। जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। जब ईडी सिसोदिया की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान केजरीवाल सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलवा रहे थे। इस गिरफ्तारी से केसीआर की बेटी कविता को अंदाजा लग गया होगा कि मामला इतना आसान नहीं है, सबूत पुख्ता हैं और ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। सिसोदिया ईडी के शिकंजे में आ गए हैं और ये केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये केजरीवाल अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि सिसोदिया पर ईडी का जाल जितना कसेगा उतना ईडी केजरीवाल के नजदीक पहुंचेगी। इसीलिए केजरीवाल ने ट्वीट कर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ईडी की अरेस्टिंग का मतलब केजरीवाल जानते हैं, सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से ईडी के चक्कर में फंसे हैं। जैसे ये खबर आई कि ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है, तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के पक्ष में एक ट्वीट किया। हालांकि उनके इस ट्वीट को किसी राजनीतिक दांव से बढ़कर नहीं देखा जा रहा है। सीबीआई और ईडी ये दोनों केंद्रीय जांच एजेंसी हैं और ये दोनों एजेंसी जब किसी आरोपी को गिरफ्तार करती हैं तो पक्के सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करती हैं। और इसी के चलते दिल्ली की कोर्ट ने सीबीआई को 2 बार मनीष सिसोदिया की रिमांड दी थी। अब देखना यह है कि शुक्रवार को जब ईडी मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी और उनकी रिमांड मांगेगी तो उनकी दलीलें क्या रहेंगी और दिल्ली की कोर्ट का फैसला क्या रहता है। अब चाहे केजरीवाल हो या केसीआर की बेटी कविता, सब इसके पीछे मोदी को ही बता रहे हैं। ये आरोप भले ही लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन यही है कि सबसे कट्टर ईमानदार तो मोदी ही हैं और यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। सिसोदिया के बाद ईडी के सामने अब कविता की बारी है। मामला कितना नाजुक है इसी से समझ लीजिए। एक साथ करीब एक वक्त पर केसीआर फैमिली ने एक साथ मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली में खुद कविता मीडिया के सामने आई, जबकि हैदराबाद में केटीआर ने इस मुद्दे पर मोदी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए। मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो पूरा मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो पूरा ये एक्साइज पॉलिसी के बारे में जिस तरीके से ईडी सीबीआई आईटी का जो बर्ताव है वो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा है और काफ़ी लोगों के साथ बहुत मैन हैंडलिंग का भी इश्यूज़ है। और जो अरेस्ट है इनको हम कंडेम करेंगे, हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के नेता सभी भी कंडेम कर चुके हैं। तो आगे चल के भी लोगों को एक भरोसा होना चाहिए कि कुछ वाइट कॉलर क्राइम होती है तो ईडी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का ईडी का रवैया है ये भरोसा तो उड़ गया लोगों के। तो आई जस्ट हैव टू से दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर सिसोदिया इज अरेस्टेड एंड वी विल कंडेम द अरेस्ट। द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ हिपोक्रेसी। वो कभी मीडिया के सामने आते ही नहीं है, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही नहीं है। कोई सवाल करना है, कोई जवाब लाना है उनसे तो नामुमकिन है आपके लिए। वो क्या डायलॉग था और डॉन में, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मोदी को पकड़ना जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तुम्हारे लिए। पूछ सकती हो? नहीं, सुनो, जल्दबाजी मत करो, इतना भी क्या है तुम्हारा एयर टाइम, इतना भी कॉस्टली नहीं है तुम्हारा। मैं क्या कह रहा हूं, आज अगर आप कहती हो इस आर्ग्यूमेंट में दम है कि नहीं, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, मोदी के ऊपर जो आरोप आया उसके वो बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी मन की बात सुनाते रहते हैं, परीक्षा पे चर्चे, पता नहीं कितना परीक्षा लिखा उसने, बट बहुत कुछ बोलते रहते हैं। क्यों बोलते नहीं अदानी के बारे में? आई एम सेइंग, नॉट मी एज अ पार्टी, बट वी आर सेइंग गौतम अदानी इज द प्रॉक्सी ऑफ नरेंद्र मोदी. Will he answer it? Will he stand up to scrutiny? Will he take a lie detector test? Does he have the guts to come in front of the country? आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 95% of the cases that have been filed are against the opposition parties. क्या बीजेपी में सभी के सभी राजा हरिश्चंद्र के भाई और चचेरे भाई है क्या? रिश्तेदार हैं क्या? सारे बीजेपी वाले एकदम साफ सुथरे हैं और बाकी पूरा हिंदुस्तान में जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं. और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कितने केसेस हुए इस बार इस पे? 3000 करोड़ हेरोइन पकड़ा जाता है अदानी के पोर्ट में. 21,000 crore worth of illicit drugs coming into the country through Adani port. Should Adani not be booked? Should he not be behind bars? Who's stopping him? What is stopping you? So my question is, this harassment, this political vendetta and intimidation might work elsewhere for Narendra Modi. He's playing with fire. मुश्किल सिर्फ इनकी नहीं है. जितने लोगों ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ मोदी को चिट्ठी लिखी थी, सब ईडी और सीबीआई के फंदे में फंसे हुए हैं. लालू जमीन के बदले नौकरी के मामले में घिरे हैं, तो फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट में हुए घपले में. उद्धव और शरद पवार के लोगों की कहानी दुनिया को पता है, और ममता बनर्जी अपने भतीजे को लेकर परेशान है. कौन बदला ले रहा है, कौन क्या कर रहा है,
सच्चाई तो यह है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। आज तेलंगाना जनता को अपमान हो रहे, तेलंगाना महिला को अपमान हो रहे। एक महिला के ऊपर लिखकर केस लगाते क्या? एक मुख्यमंत्री बेटी के ऊपर लिखकर केस लगाती क्या? मुख्यमंत्री बेटी है तो एक्ट अलग है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अलग है क्या? मैं बताना चाहता हूं, कोई तेलंगाना जनता आपको दिल्ली जाकर इलीगल लिखकर बिजनेस करने के लिए कोई बोले क्या? तेलंगाना जनता को क्या संबंध है इस केस से? कोई महिला आप दिल्ली जाइए, इलीगल लिखकर केस के अंदर हजारों करोड़ लूटो, ऐसा कोई महिला, देश के महिला केसीआर परिवार को बोले क्या? आज महिलाओं के संबंध है? आपका बिजनेस है, आप आए इधर लोगों से मिले, इधर उनका बिनामी नाम पर पैसे बिजनेस किया, पैसे कमाया। मैं और एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर बेकसूर है, आप लाखों के संबंधित खर्च करके क्यों इतने सेलफोन से डिस्ट्रॉय किया? दिल्ली में एक एक दिन, दो दो दिन को एक एक सेलफोन डिस्ट्रॉय किया। आप नहीं, आपका जितने भी बिजनेस फ्रेंड्स है सब मिलकर सबका फोन डिस्ट्रॉय किया। क्यों किया है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।